नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 39 सॉल्व करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो क्विजेस चल रही हैं लगातार। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। यहाँ पे आपको एरर बताना है सेंटेंस में, अगर नहीं है तो नो एरर हम चूज़ करेंगे। तो सेंटेंस है वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज एंड द ग्रास वॉज वेट। ठीक है, तो देखिए जो बी वाला पार्ट है हमारा, है ना, वाटर वॉज ड्रिपिंग, तो पानी जो है ड्रिप कर रहा था, ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे फ्रॉम होगा। ठीक, तो हमारा जो बी पार्ट है ये एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, एरर भी फाइंड करना है यहाँ पे। प्रवीण सेट अप ऑन द सोफा विद हिज लेग्स टग्ड डाउन हिम। ठीक है, तो टग्ड डाउन नहीं, टग्ड अंडर होगा। ठीक है, इसलिए सी पार्ट हमारा जो है ये एरर है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए एट नाइट द हंग्री ऑर्फन वुड स्नीक इनटू द किचन एंड ब्लैंक स्पेस टाइनी अमाउंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो टाइनी अमाउंट्स ऑफ फूड है, तो उस हिसाब से देखिए ये जो ब्लैंक स्पेस है हम उसी हिसाब से फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम वर्ड चूज़ करेंगे कौन सा जो दिया हुआ है, तो है ना पिल्फर, ऑप्शन डी जो है। इसका मतलब होता है कि मतलब जैसे टू स्टील समथिंग ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो जैसे किचन में टाइनी अमाउंट ऑफ फूड है ना स्टील करने की बात हो रही है, तो पिल्फर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एज द ओनली ब्लैंक स्पेस पर्सन इन द वैकी फैमिली द सेंसिबल गर्ल फेल्ट लाइक द ऑड वुमेन आउट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे होगा सेन। ठीक है, एज द ओनली सेन पर्सन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि देखिए पिक्वेंसी वर्ड है हमारे पास, उसका आपको बताना है सिनोनिम। तो पिक्वेंसी का सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से दिए हुए में से फ्लेवरिंग, ऑप्शन बी जो है दिस विल बी करेक्ट। मतलब टू मेक समथिंग वेरी काइंड ऑफ टेस्टी यू कैन से, है ना, जैसे कोई किसी चीज़ को स्वादिष्ट बनाने वाला कोई मसाला मान लीजिए हो। नेक्स्ट है टू कन्फ्रंट, इसका आपको मीनिंग बताना है टू कन्फ्रंट, तो यहाँ पे दिए हुए में से टू अकॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी से गुस्से और आक्रामक तरीके से बोलना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सावंत, एक वर्ड है हमारे पास, इसका आपको ऑपोजिट बताना है। ठीक है, तो हमारा दिए हुए में से ऑप्शंस में से इसका ऑपोजिट जो हो जाएगा एमेच्योर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टू इंडिक्ट। ठीक है, इसका हमको ऑपोजिट बताना है, तो टू इंडिक्ट का ऑपोजिट हो जाएगा टू एक्सोनरेट, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब किसी को निरपराध ठहराना, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखिए कोटेड पार्ट है, तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो करेंगे हम। तो आई एम हैविंग टू, फिर टू मच फन। ठीक है, तो ये सुपरफ्लुअस एक तरीके का सेंटेंस हो रहा है, आई एम हैविंग टू मच फन होगा, तो ओनली हम हैविंग यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट वुड द कैवेलरी डूइंग आउट हियर। ठीक है, तो इसमें देखिए हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसको, तो हम सिर्फ ऑप्शन ए जो है इसको यूज़ करेंगे, व्हाट वुड द कैवेलरी बी डूइंग आउट हियर, ऑप्शन ए। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है टू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, ये देखिए ये है, सॉरी ईडियम है, उसका मीनिंग हमको बताना है टू हैव बिटन ऑफ। तो अब जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी जो है टू हैव ट्राइड टू डू समथिंग विच इज़ टू डिफिकल्ट, ऑप्शन सी, टू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अगला है आउट ऑफ प्रिंट। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि बुक नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर, ऑप्शन बी जो होगा दिस विल बी करेक्ट, आउट ऑफ प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। ठीक है, उन्हीं शब्दों में जो मूल रूप से यूज़ किए गए थे, तो हम उसको बोलते हैं वर्बेटिम, है ना, हिंदी में इसका मतलब होता है शब्दशः, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पर्सन इंक्लाइंड टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अ पर्सन इंक्लाइंड टू क्वेश्चन और डाउट
एक्सेप्टेड ओपिनियंस, तो ये हो जाएगा स्केप्टिक, ऑप्शन बी जो होगा दिस विल बी करेक्ट। मतलब जिसको कोई शंकाशील व्यक्ति हो ना उस तरीके का, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, तो देखिए डीथरिंग एक वर्ड होता है जिसका मतलब कि दुविधा में होना है ना, तो जो सही स्पेलिंग है ऑप्शन सी है। मतलब ऐसी निर्णय न लेने की स्थिति में होना उसको बोलते हैं डीथरिंग। अब नेक्स्ट है, देखिए अब हमारा वर्ड है थ्रॉटल्ड, है ना। थ्रॉटल्ड का मतलब होता है किसी का गला घोट देना, किसी को अटैक करना ऐसे। तो जो सही स्पेलिंग है ऑप्शन हमारा जो डी है, दिस इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे इसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में हमको देखिए अरेंज करना है, दिए हुए जो 4 PQRS ऐसे करके जम्बल किया हुआ है। तो अगर हम इसको ऑप्शन बी के हिसाब से देखें PQR सीधे सीधे, तो ये पूरा एक मीनिंगफुल ऑर्डर ही है, 1 फिर PQR। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अरेंज करना है आपको, तो इसको हम ऑप्शन बी के हिसाब से अरेंज करेंगे तो एक मीनिंगफुल ऑर्डर निकल के आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको देखिए इसका वॉइस चेंज करना है। तो हमारा सेंटेंस है कि द ट्रैवल एजेंट इज़ मेकिंग ऑल द रिजर्वेशंस, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा, ऑल द रिजर्वेशंस आर बीइंग मेड बाय द ट्रैवल एजेंट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने पहले कर दिया और बी थर्ड कर दिया, तो ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जिस प्रकार से ऑफिस के लिए कलीग्स लिखा है मतलब कार्यालय सहकर्मी, तो घर के लिए हम क्या ये सब शब्द यूज़ करेंगे। तो जिस प्रकार ऑफिस में कलीग्स होते हैं ना, हमारे साथ कलीग्स काम करते हैं, तो घर में परिवार के लोग हैं मतलब फैमिली है, तो ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में देखिए क्या है, जिस प्रकार 0.04 के आगे 0.2 है, तो हम देखिए इस पेयर के लिए हम क्या चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये अपना कर दे रहे हैं 0.04 की पावर हाफ, ठीक है। तो ये 0.2 आ गया यहाँ पे, तो उस हिसाब से अगर हम 0.09 को करते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 0.3। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए के अंदर, ये करेक्ट हो जाएगा। और चूज़ करना है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए CEG में तो क्या हो रहा है, तो अब ऐसे देखिए नॉर्मली तो C के बाद +2 होके E हो रहा है ना, C के बाद D फिर E, फिर E के बाद +2 हो रहा है F और G, है ना। तो ये अभी तक का ये पहले का ये हो गया। दूसरे का देख लेते हैं, U के बाद X है ना, तो U के बाद VWX मतलब कि +3 हो रहा है। फिर X के बाद Z है, तो X और YZ +2 हो गया। तो अभी देखिए दोनों में ये डिफरेंस आ रहा है ना। तीसरा भी देख लेते हैं, O के बाद क्या होता है, PQR मतलब +3, और R के बाद T मतलब R के बाद S और T तो +2, मतलब कि ये दो कॉमन है, तो तीसरा भी यही लॉजिक पे होगा, पहला ऑड है ना, इसमें सिर्फ +2 हो रहा है। नेक्स्ट ऑड चूज़ करना है 75, 65, 82 और 85। तो देखिए ये 82 होगा हमारा, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, बाकी के 3 संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं। अगला है कि देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो अब देखिए इसमें लॉजिक क्या हमारा है, आइसोबार है ना, फिर आर्टिस्ट है। तो देखिए आइसोबार में लास्ट के दो शब्द जो हैं ए और आर, फिर वही 2 शब्द से अगला लेटर हमारा स्टार्ट हो रहा है, वर्ड जो है ए और आर। फिर आर्टिस्ट का ST है, तो फिर अगला S और T से है। फिर इंस्टीट्यूट है, तो TE लास्ट है, तो फिर यहाँ से टी पॉट है। तो ऐसे ही ऑटर जो लिखा है हमारा OTTER, तो ER हम देख लेते हैं, ER किस जो शब्द में, तो ये इरेक्ट में है ना, शुरू के उसके 2 ER ही हैं, तो ऑप्शन यही वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस लॉजिक पे था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दिवित्स बर्थडे इज ऑन फ्राइडे 30 जून, ऑन व्हाट डे द वीक ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी समर्स बर्थडे इन द सेम ईयर, है ना, इफ समर वॉज बॉर्न ऑन 15 नवंबर। ये वही चीज़ यहाँ पे नीचे हिंदी में लिखी है, तो इसको देख लेते हैं कि कौन से दिन होगा। तो दिवित का जन्मदिन 30 जून को शुक्रवार को है, ठीक है। तो देखिए अब जून महीना एक तरीके से ख़त्म है, तो 30 जून को हुआ है, और समर का जन्म अब हो रहा है 15 नवंबर को। तो अब पहले ऑड नंबर ऑफ डेज़ निकाल लेते हैं हम नवंबर तक के मंथ का। तो देखिए जून में हमारा ऑड डेज़ एक भी नहीं है, क्योंकि जून ख़त्म हो गया। जुलाई में देख लेते हैं, तो जुलाई होती है 31 दिन की। ऑड डेज़ निकालने के लिए क्या होता है कि जो मंथ के डेज़ है ना, तो चूँकि एक हफ्ता 7 दिन का होता है, तो 7 से डिवाइड करिए, तो मतलब 4 बार में 28 दिन खत्म हो गया, तो वहाँ तक कोई ऑड डे नहीं आएगा। तो 28 के बाद जितने दिन बचते हैं वो ऑड डेज़ होते हैं। तो अब चूँकि जुलाई में 31 दिन है, तो 7 चौक 28, तो बचा 3 दिन, तो जुलाई में हमारे 3 ऑड डेज़ हो गए, ठीक है। फिर अगस्त में भी सेम वही 31 दिन होते हैं, तो 3 ऑड डे होंगे। सितंबर में कितने हो जाएंगे अपने पास, 2, क्योंकि वो 30 दिन का होता है ना, तो 28 के बाद 2 ही बचेगा।
अक्टूबर में भी हमारे पास कितने ऑड डे आ गए, 3। नवंबर में अब देखिए क्या हो रहा है कि 15 नवंबर को उसका जन्मदिन हुआ था ना, तो 7 दूनी 14, मतलब कि 2 हफ्ते निकल गए, तो एक ऑड डे बचा, मतलब 15 नवंबर। तो नवंबर हमारे पास कितने दिन हो गए आगे ऑड के, 1। अब इन सारे ऑड डेज को जोड़ लीजिए, तो 1 3 है ना, 4 2 6 3 9 12, ठीक है, टोटल 12 डेज हो गए। अब 12 को भी 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो 7 दिन माइनस हो जाएगा मान लो एक बार में, तो कितने दिन और बच गए, 5 दिन बच गए, ठीक है। तो अब क्या कहा जा रहा है, हाँ, ये फ्राइडे को पैदा हुआ था ना, शुक्रवार को 30 जून को, तो अब शुक्रवार में 5 डेज हमने और निकाले थे, उसी शुक्रवार में 5 दिन और ऐड कर दीजिए। तो शुक्रवार में 5 डे ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। तो वेंसडे को जो ये हमारा समर का जो जन्म पूछ रहा है उसका कौन सा दिन हो गया, बुधवार। तो ये कहाँ है, ऑप्शन सी के अंदर। अगला प्रश्न देखेंगे कि इफ़ अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट ₹4200 विच इज़ मार्क्ड एज ₹4800, देन व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंट दैट इज़ ही इज़ ऑफरिंग। तो मार्क प्राइस हमारा है 4800 है ना, परसेंटेज निकाल लेते हैं। 4800 माइनस सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 4200 रुपये, डिवाइडेड 4800 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 12.5%। ये कहाँ है, ऑप्शन ए के अंदर। तो इतनी छूट जो है वो पेश कर रहा है कस्टमर्स को। अगला प्रश्न है कि द फ्लाइट फेयर बिटवीन 2 सिटीज़ इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 11:13। व्हाट इज द इंक्रीज इन रुपीज़ इन द फेयर इफ द ओरिजिनल फेयर वॉज ₹12,100। तो इसको देखिए, यहाँ वही नीचे हिंदी में लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रेशियो इंक्रीज़ हो गया हमारा 11 से 13 के अनुपात में, ठीक। तो किराए में कितनी वृद्धि हो गई, 2 यूनिट की हो गई ना टोटल, क्योंकि ये देखिए ये 11 से 13 हुआ तो 2 यूनिट का इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब देखिए 11 यूनिट हमारा जो था उसका मूल किराया कितना था, 12,100 रुपये, ठीक। तो 2 यूनिट के लिए निकाल लेते हैं, तो 2 यूनिट के लिए हमारा हो जाएगा ये 1200, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, 2200, है ना। तो जो हमारा किराए में बढ़ोतरी हुई है 2200 रुपये की हुई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ट्रेडर बाइज 800 kgs ऑफ टोमेटोज एट ₹7200। 10% ऑफ टोमेटोज आर डैमेज इन ट्रांसपोर्टेशन। एट वॉट रेट रुपीज़ पर kg शुड ही सेल द रेस्ट टू अर्न 30% प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए अब वही यहाँ हिंदी में है, तो 4th ऑप्शन है डी। तो यहाँ देखिए इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले 800 किलो अगर वो टमाटर खरीदता है देखिए, और 10% परिवहन में ख़राब हो गया, तो 800 का 10% हमारा कितना हो जाएगा, है ना, 80 हो गया। तो 800 में से 80 गया तो कितना, 720 kg टमाटर उसके पास बचा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि कितने दर से, मतलब रुपए पर किलो में बेचे कि उसको 30% का लाभ मिले जो टमाटर उसके पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन हम कुछ बना लेंगे ऐसे कि 7200 रुपये में उसने ख़रीदा था, अब उसको 30% लाभ कमाना है, तो 130 यहाँ लिख देंगे, है ना, अपॉन में 100 इंटू 720, ठीक है। अब इसको पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे जब, तो ये हमारा निकल के आएगा 13, ठीक। तो अगर वो 13 रुपये पर kg के हिसाब से टमाटर बेचता है जो बचे वाले हैं, तो 30% का लाभ उसको मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कहाँ है, बी के अंदर, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर वी एंटर डेटा इज नोन एज, ठीक है। तो एक्सेल शीट ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। तो पूछ रहे हैं आपसे वही कि जैसे मान लीजिए है ना, यहाँ पे हम डेटा एंटर करते हैं ना कोई ऐसे ब्लॉक्स जो होते हैं किसी ब्लॉक में, तो इस ब्लॉक को बोलते हैं क्या, सेल, ऑप्शन बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्क ऑफ असेंबलर इज, ठीक है। तो कंप्यूटर्स में जो असेंबलर होता है आप पढ़ते हैं, तो इसका क्या कार्य होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो बेसिक सा कार्य है, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है, ऑप्शन सी। जो असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं उसको मशीन लैंग्वेजेस में इंटरप्रेट करता है, कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है कि एक ब्लैंक स्पेस है और कौन सी ये जो प्रोसेस है ना, इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। तो कंप्यूटर में हम कोई कमांड देते हैं तो वो इनमें से कौन सा शब्द है कि वो एक प्रोसेस होता है, तो किसी भी आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया जो होती है, तो वो होता है एग्जीक्यूटिंग, है ना, ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट।
फिर है कृश का विलोम बताना है आपको। तो कृश का मतलब बहुत किसी कमज़ोर समझ लीजिए, तो हृष्ट पुष्ट जो होता है ना, ऑप्शन बी ये हो जाएगा, मतलब जो मजबूत है। फिर दुष्ट का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो हमारा खलक होता है ना, ये पर्यायवाची नहीं है, बाकी दुर्जन, अधम, खल ये सब दुष्ट के पर्याय हैं। फिर मंदिर तथा मंदिरा शब्द युग्म का जो है उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ठीक, तो पहला जैसे देखिए, मंदिर का मतलब तो आपको पता ही है कि देवालय है ना, जहाँ देवता निवास करते हों। और मंदिरा शब्द का मतलब होता है अश्वशाला, है ना, जहाँ घोड़े रहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अशुद्ध शब्द यहाँ पे आप बताइए। तो हमारा जो संकट लिखा है ना ऑप्शन सी में, ये गलत तरीके से लिखा है। आंधी आवे बैठ गंवावे, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होता है कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, है ना। मान लीजिए आपके पास कोई एडवर्स सिचुएशन है, बट आपको यही इंतजार करे बैठे हैं कि कब फेवरेबल कंडीशन होगी तब हम कोई काम करेंगे। अगला है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है अंत्य स्वर के साथ ए लगा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखिए, थोड़ा समझिए क्या होगा कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का जब बहुवचन बनाएंगे तो ए लगाया हमने लास्ट में। तो जैसे शब्द हम कोई देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा शब्द है बात। ठीक है, अब ये अकारांत स्त्रीलिंग बनाने शब्द का ये जो बहुवचन हम बनाएंगे बात का, तो इसमें ए लगाएंगे ना हम ये लास्ट में। तो जो हमारा ये अंत्य स्वर है ना, तो ए लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बातें हो जाएगा। ठीक, फिर इसे आप जैसे समझ लीजिए गाय है तो गाय हो जाएगा, है ना, ये उसका बहुवचन होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं तर्क सम्मत, ऑप्शन ए। संगत नहीं होता, तर्क सम्मत होता है। देखिए यहाँ इतने सारे लोगों का गलत है, तर्क सम्मत होगा। अगला है सोना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो जात रूप जो है वो सोने का पर्यायवाची होता है। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया? तो भारत में सर्वप्रथम काजू कौन लेके आया? पुर्तगीज। इसके साथ ही वो बादाम, पपीता, अनानास ये सब चीज़ें भी लेके आए थे। भारतीय खाद्य निगम मतलब जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI जो है उसका पूछ रहे हैं आपसे, स्थापना कब की गई? तो 14 जनवरी 1965 जो है इनकी स्थापना हुई तब। अगला है केल्विन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। ठीक है, तो केल्विन से हम क्या मापते हैं? तो केल्विन से हम मापते हैं तापमान, टेम्परेचर। वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रगामी नेता कौन थे? तो ये थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी। अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया था, तो ये चर्चा में था, तो पूछे जाने की संभावना है। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, तो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनमें से जो मेन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये हाइड्रोजन नहीं है। अगला है कि इनमें से शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, किसको दी थी? तो ये दारा शिकोह को दी थी शाहजहां ने। अब देखिए व्हाट इज शैडो बैंकिंग। ठीक है, तो शैडो बैंकिंग बेसिकली होती है कि जैसे कि टू कैरी आउट फाइनेंशियल एंड अदर एक्टिविटीज़ बाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वही यहाँ नीचे हिंदी में लिखा है, मतलब कि प्रतिच्छाया बैंकिंग ऐसे समझिए कि जैसे कि कोई भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी नहीं है, बट फिर भी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैरी आउट कर रहा है, तो वही शैडो बैंकिंग उसको बोलते हैं, प्रतिच्छाया बैंकिंग। मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है इसमें से? तो लोहो जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है। फिर है अब देखिए यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लेक टिटिकाका बोलीविया पेरू। ठीक है, ठीक है, ये उर्मिया झील ईरान, अथाबास्का झील कनाडा, रेंडियर झील जो रूस दिया हुआ है ये रूस में नहीं कनाडा में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है दिस इज इनकरेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि इनमें से किस रेशे मतलब कि फाइबर को कृत्रिम रेशम कहा जाता है? ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क जो है इनमें से कौन सा है? तो दैट इज रेयॉन, ऑप्शन बी। तो ये पूरे कंप्लीट हो गए 50 क्वेश्चंस आज के, और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।